जब हम खुद मजबूत नहीं होंगे एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते, तब तक हम क्षेत्र की विकास कैसे कर। मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं सदन से लेकर कोर्ट तक कि जिला परिषद सदस्य को जो प्रदत्त अधिकार है पंचायती राज अधिनियम में, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाए, उनके अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाए। बुलेट ट्रेन चला रहे हो और हमें जनसाधारण एक्सप्रेस दे रहे हो, जिसमें मजदूर जो हैं गाय भैंस की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, आलू के बोरे की तरह आदमी पे आदमी चढ़कर दिल्ली बम्बई जाता है और वहाँ पे गालियाँ सुनने के लिए मजबूर है। तो इस स्थिति और परिस्थिति के बीच ना मेरा विकास कर रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है सब नगद में लगा दिया जा रहा है, तो हम क्या करें। इसीलिए अब हमको अलग मिथिला राज्य चाहिए। सागर जी नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सागर जी से, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति जगत में सनसनी मचा दी है। और सागर जी से हम बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपसे, छात्र राजनीति आसान नहीं होता है, तो आप अपने संघर्ष के दिनों को किस रूप में देखते हैं और हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए जिससे वो भी प्रभावित हो। निश्चित रूप से छात्र राजनीति का पहला वो पाठशाला होता है जिसके माध्यम से आप राजनीति कैसे करना है, या फिर नौजवान छात्र क्या सोचते हैं, चूँकि आगे जाके वही जो नौजवान होते हैं, जो छात्र होते हैं, वही इस समाज का नेतृत्व करता होते हैं विभिन्न स्तरों पे। तो छात्र राजनीति के जितने भी उपज हैं, वर्तमान समय में आप केंद्रीय राजनीति देखिए या राज्य की राजनीति देखिए या पंचायत स्तरों पे देखिए, जिला स्तरों पर देखिए, तो छात्र राजनीति का बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है भारतीय राजनीति पर। और आने वाले समय में छात्र राजनीति के उपज नेताओं ने विभिन्न स्थानों को पाया है और विभिन्न जगहों पर बहुत बड़े बड़े पदों पर इस क्षेत्र और इस देश, इस राज्य का नेतृत्व किया है। तो निश्चित रूप से राजनीति में छात्र राजनीति के माध्यम से जो उपज है, जो छात्र राजनीति के उपज हैं नेतागण, वो जब आते हैं तो एक छात्र की समस्या क्या है, और वो छात्र जब वयस्क होता है, जब बुजुर्ग होता है, तो फिर उनकी समस्याएं क्या होती है, तो एक निचोड़ के रूप में देखता है और तब जो काम करने का मौका मिलता है, निश्चित रूप से वह समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए लाभदायक होता है। सागर जी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम सबको पता है कि आप छात्र राजनीति से आए हैं, तो यहाँ तक का पहुँचना आपके लिए कैसे संभव हो पाया। देखिए, छात्र राजनीति में जब हम सक्रिय हुए विश्वविद्यालय में 2015 में, उम्र मेरे ख्याल से मेरा उम्र 17 साल का होगा, 17 साल का मैं था और 12वीं पास करके स्नातक में प्रवेश किया था। उस समय बहुत दिनों के बाद 75 के बाद छात्र संघ चुनाव की डुगडुगियाँ बजी विश्वविद्यालय के परिसरों में, और उसमें जब काम करने का मौका मिला तो देखें कि आम छात्र, चूँकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 4 जिलों का विश्वविद्यालय है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, और जब छात्र दूर दराज से, अब मान के चलिए कोई कुशेश्वर स्थान से आ रहा है, कोई मधुबनी के फूलपरास से आ रहा है, कोई जयनगर से आ रहा है, कोई समस्तीपुर से आ रहा है, कोई बेगूसराय से आ रहा है, तो उसको आने में ही लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे विश्वविद्यालय मुख्यालय। और जब उनकी समस्याएं होती, छोटी छोटी समस्याएं जिसका निदान क्षण भर में संभव था, लेकिन जब छात्र नेता वहाँ थे तो बुजुर्ग छात्र नेता सब आपको मिलते हैं, जिसका दाढ़ी पक गया है, बाल पक गया है, और वो सब छात्र राजनीति करता था और जब शोषण करता था छात्रों का। तो जब हम लोग गए तो फिर छात्र अदालत के माध्यम से कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन हम लोग सैकड़ों छात्रों की जो भी समस्याएं होती थी उस समस्या का समाधान नहीं करता था। और जब उस समस्या का समाधान करता था तो अंदर से लगता था चलो कुछ अच्छा काम किया है, सही मायने में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, सही मायने में अपने समाज से आने वाले मेरे जैसे कुछ नौजवान जो कुछ समस्याओं को लेकर परेशान रहते थे, आज मैंने उनका मदद किया और वहीं से लगाव शुरू हुआ जो सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा है। सागर जी, जिस उम्र में किसी भी नौजवान को उम्र होता है वो कैरियर बनाने की, क्रिकेट खेलने की, और आप बहुत कम उम्र में राजनीति में प्रवेश किए और राजनीति में सब कुछ बदल के रख दिए हैं, इसके बारे में बताएं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि राजनीति भी एक कैरियर है। जिस तरीके से आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या कोई भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से हर नौजवान को यह सोचना चाहिए कि वो राजनीति को अपना कैरियर बनाए। और जितने मेहनत और लगन के साथ अगर कोई छात्र है, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है या ट्रिपल आईटी की तैयारी कर रहा है या
मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करता है और कठिन मेहनत करने के बाद भी यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि सफलता उसके हाथ लगेगी या ना लगेगी। इसी तरीके से अगर कोई भी नौजवान है, हम तो चाहेंगे जिस तरीके से इन तमाम क्षेत्रों को आप कैरियर के रूप में देखते हैं, आप निश्चित रूप से राजनीति को कैरियर के रूप में देखिए, और बशर्ते जिस तरीके से उसको क्रैक करने के लिए आप 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, समय देते हैं, उसी तरीके से भी राजनीति में भी 10 घंटा 12 घंटा समय दीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि वो आसान है। आईआईटी हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो या कंपटीशन हो, वो बहुत आसान है, क्योंकि उसकी एक सिलेबस होती है, उसको पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन आएगा, और उसको क्वेश्चन को आप याद कीजिए या जो भी तरीके से समझ बूझ कर आप एग्जाम में बैठकर पास कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में कोई सिलेबस नहीं होता है। राजनीति में लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ना पड़ता है, और वो एक अलौकिक शक्ति होती है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। उसका कोई सिलेबस नहीं है, बुक नहीं है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर यह समझते हैं कि कोई पढ़ाई करके कुछ बन गया, आईएएस बना, आईपीएस बना, कुछ भी बन गया, आईआईटीएन बन गया, बैंकर बन गया, कुछ भी बन गया, तो आप अगर यह समझते हैं कि कोई नेता बन गया है तो ऐसे ही आया है नेता बन गया, मेरा ऐसा मानना है कि उस सबसे कठिन कार्य नेता बनना है, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके कोई टीचर नहीं है, सब कुछ आपको खुद बनना पड़ेगा और लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और राजनीति में सक्रियता के साथ जनभागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए राजनीति भी एक कैरियर है, बशर्ते उसमें आने के बाद वह आलसी ना हो जाएं, उनको मेहनत करते रहना चाहिए। उनको जैसे अगर आप किसी जॉब में जाते हैं तो 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, 10 से लेकर 4 तक मेहनत करते हैं, उसी तरीके से राजनीति में भी अगर आए हैं तो कम से कम 10 से 4 तो मेहनत कीजिएगा। निश्चित। सागर जी, आपका जिला परिषद से जीता हुआ 1 साल ऊपर हो चुका है, और आपने कौन कौन सी वादा पूरा किए हैं, ये बात हमारे जनताओं को भी बताएं। देखिए, सबसे पहले जब हम भाषण देने जाते थे तो हम एक ही चीज़ बोलते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है, उसका निर्माण करना है। दूसरी बात हम बोलते थे कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करेंगे, समय से मास्टर साहब विद्यालय में आए, घंटियाँ लगे, बच्चे आए, जो भी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर बैठे, और जितने भी पंचायत सरकार भवने हैं, और आवासीय का हो, आय का हो, जातीय का हो, या राशन का हो, पेंशन का हो, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को ब्लॉक का दौरा ना करना पड़े, वह काम हम लोग यहाँ करवाएंगे। तो इन सब बातों पे हमने चुनाव लड़ा, लेकिन जब हम चुनकर जिला परिषद पहुँचे तो आपको सोचकर यह बहुत ही अचंभा होगा और बहुत ही बुरा लगेगा कि जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे लगा था कि मैं जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होऊंगा, मेरे पास शक्तियाँ आएगी, लोगों के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ आएगी, उस शक्ति के बदौलत हम पूरे समाज को बदल देंगे। लेकिन जब हम जिला परिषद सदस्य बनकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहुँचे, जिला पहुँचे, तो मुझे ऐसे देखने को मिला कि यहाँ क्या हम बदलाव करेंगे। सबसे पहले बदलाव की ज़रूरत वहाँ है जहाँ जिस माध्यम से मुझे काम करना है। और जब से मैं जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, लगातार जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता आपको जानकर बड़ा हैरानी होगा कि जिला परिषद जिसमें कुल 29 विभाग आता है पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, और यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि जिला के 29 में जितने भी विभाग हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या इंजीनियरिंग सेल हो, या पर्यावरण से जुड़ा हो, या कृषि से जुड़ा हुआ हो, या पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ हो, या शिक्षक से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कुल 29 विभाग हम लोगों के अंदर में आते हैं। और हम लोगों के मीटिंग में जिला के जो जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं इन विभागों के, वो हमारे मीटिंग में आके बैठते हैं, और वो लोग ऐसा मान के आप चलिए कि वो लोग हमारे अधीन हैं, हमारे अंदर हैं, हम जो उनको बोलेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप किसी मुद्दे पे सवाल कीजिएगा, अब वहाँ का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, अब वो पदाधिकारी जवाब नहीं देकर उसका जेब भर देगा।
अब किसी कोई योजना आप कीजिएगा 30% 40% आपसे कमीशन मांगा जाएगा। अब पैसे आते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, पंचायती राज अधिनियम का स्पष्ट दिशा निर्देश है, कोर्ट का दिशा निर्देश है, बिहार सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी राशियाँ आएंगी उसको समानुपातिक बांटना है। अब ये नहीं होता है। अब जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो अपने क्षेत्र में 2 करोड़ 1 करोड़ का योजना लेता है और मेरे क्षेत्र में 10 लाख 15 लाख का योजना देता है। तो अब हम 10 लाख 15 लाख का योजना लेकर यहाँ के क्या करेंगे? कितना काम हम कर पाएंगे? अब शिक्षा पे ही हम कितना काम कर पाएंगे? स्वास्थ्य पे ही हम कितना काम कर पाएंगे? तो हम लोग अब पहुंच गए हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस किया कि भैया जब स्पष्ट गाइडलाइन है कि पैसों का समानुपातिक बंटवारा होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे सदस्य जिन समस्याओं को उठाते हैं वो प्रोसीडिंग में क्यों नहीं आता है? अगर प्रोसीडिंग में मान के चलिए कि मैंने रमौली के जो है सो मध्य विद्यालय के लिए जो है सो आवाज़ उठाया तो मीटिंग में होता क्या है सदन में कि अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं, जैसे विधानसभा चलता है, तो फिर वो नोट डाउन होता है, उसका प्रोसीडिंग कार्रवाई पंजी तैयार होती है और जिस विभाग से संबंधित प्रश्न रहता है वो प्रश्न संबंधित विभाग के पास जाता है और उस विभाग की ये जिम्मेदारी है और उसको करना है या कि ये मजबूरी है। वो मुझे लेटर के माध्यम से सूचित करेगा कि सागर जी आपने जो प्रश्न किया अपने क्षेत्र से संबंधित, इसका यह जवाब है, यह वस्तुस्थिति है, यह काम हम इतने दिनों में कर देंगे या यह काम ऐसे नहीं ऐसे संभव है। लेकिन ऐसे सदन चलना चाहिए, लेकिन सदन चलता कैसे है? कुछ भी नहीं होता है, कहीं से कुछ नहीं होता है। हम यहाँ की समस्याओं से क्या लड़ेंगे जब हम खुद मजबूत नहीं होंगे एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते? तब तक हम क्षेत्र के विकास कैसे कर सकते हैं? तो लगातार आप लोग अखबार के माध्यम से देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार इन बातों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन से लेकर कोर्ट तक, कि जिला परिषद सदस्य को जो प्रदत्त अधिकार है पंचायती राज अधिनियम में, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाए, उनके अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाए, उसे स्वतंत्र किया जाए। जिस ताकत के साथ, जिस सोच के साथ महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का स्थापना किया था, वो सोच पटल पे नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम व्यवस्था को वहां सुदृढ़ कर रहे हैं। जब व्यवस्था एक बार सुदृढ़ हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी। सागर जी, और दूसरा बात ये बताइए, जब आप जिला परिषद नहीं चुने गए थे तो बड़ी बड़ी भाषणें होता था, हम शिक्षा में सुधार लाएंगे, हम अच्छे भवन की निर्माण करवाएंगे, अस्पताल को चालू करवाएंगे, बहुत से आप मतलब इस काम को कह सकते हैं जो ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप जिला परिषद चुने गए और आपको 1 साल हो गया है चुने हुए, उसके बावजूद कहीं कुछ काम हुआ है, कहीं बाकी है, तो अब आपको ऐसा महसूस होने लगा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है? देखिए, अस्पताल तो चालू हुई आपके गांव में जी, रमौली में अस्पताल तो चालू हुआ है। वहाँ पे सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर बैठते हैं, 1 डॉक्टर बैठते हैं और 2 नर्स बैठते हैं। अब आपको हम यह भी बता देते हैं कि मैंने एक लेटर इशू करा था, आप लोग देखे होंगे, जिसमें असन्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिसको आप लोग सिविल सर्जन कहते हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से लेटर भी गया है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अपर सचिव को कि भाई डॉक्टरों की बहाली करवाई जाए। तो वो प्रक्रिया भी लाइन में है। ये अलग बात है कि अस्पताल चालू हुआ है, 1 दिन के लिए ही चालू तो हुआ है, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो हुआ है। और बात रही शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तो पहले ही मैंने बताया, जिस व्यवस्था में पिछले 60 साल से 70 साल से जंग लगा हुआ है, मुझे तो नहीं पता था कि व्यवस्था इतनी जो है सो गड़बड़ होगी या इतना भ्रष्ट होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो हम किताबों में पढ़ते थे या जो भी हम अध्ययन करते थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि जिला परिषद सदस्य को जो पंचायती राज में अधिकार दिया गया है, उनको जो शक्तियां दी गई है, अगर कोई हम जैसा नौजवान जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होता है और उन शक्तियों का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से तुरंत बदलाव आ जाए। लेकिन जब व्यवस्था में गए तो व्यवस्था में देखें कि इससे पहले जितने जीते हुए जिला परिषद सदस्यगण थे, किसी ने इस बात के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाया कि प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ होता है। किसी ने इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाया कि अस्थायी समिति के गठन में निर्वाचन की पद्धति को अपनाया नहीं जाता है। किसी ने इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाया कि कोई भी योजना होता है उसमें 30% कमीशन क्यों ली जाती है। किसी ने इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाया कि जिला परिषद सदस्यों के अधिकार का अतिक्रमण क्यों हो रहा है। किसी ने इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठाया कि जो भी प्रोसीडिंग में चीज़ें होती है, जो भी क्षेत्र से संबंधित मुद्दाओं को सदन में उठाया जाता है, उसके जवाब पदाधिकारी क्यों नहीं देते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तब ये समस्या देखे। और पैरेलली एक तरफ जिला परिषद सदस्य संघ बना के, आपको पता होगा जो अध्यक्ष है जिला परिषद में, उस अध्यक्ष को बनाने का काम हम लोगों ने किया था।
जी हम लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया था, लेकिन चूंकि वो नियम और परिनियम के विपरीत काम कर रही हैं, तो हम लोग ही हैं जिताने वाले। और आज के डेट में 2 महीना भी नहीं हुआ, हम लोगों ने प्रखरता के साथ उनका विरोध किया। और जिला परिषद के इतिहास में आपको गर्व करना चाहिए कि जिला परिषद के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावे पहली बार जिला परिषद सदस्य संघ का निर्माण हुआ है, जिस संघ ने पंचायती राज अधिनियम में जिला परिषद को जो है सो 7.5 लाख से ज़्यादा योजना होगा उसको टेंडर में दे दिया जाएगा, जबकि पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट गाइडलाइन है कि पंचायती राज में टेंडर प्रथा होगा ही नहीं। हम लोगों ने वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, टेंडर प्रथा को खत्म करवाया। मान के चलिए कि आपके गांव में अगर 10 लाख का कोई सड़क आएगा तो वो टेंडर से होगा। टेंडर वाला वर्क कैसा होता है देख ही रहे। तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई अब जिला परिषद में निर्णायक मोड़ पे है। कल हम लोगों का जो है सो मीटिंग था, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग था। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थायी समिति गठन हो जाएगी। जो पैसा आया 15 करोड़, उसमें 2 करोड़ क्या किया, अध्यक्ष ले लिया, 1 करोड़ उपाध्यक्ष ले लिया, हमको दिया 30 लाख। अब आपसे हम पूछते हैं कि हम दो ही चीज़ें हैं, या तो हम 30 लाख रुपया लेके आ जाएं, या वहाँ पे बहु-हिस्सा बराबरी करके अपना जो हिस्सा है वो लेके आए। तो मुझे ऐसा लगता है, या लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए या लगेगा कि नहीं, अगर हमको 5 पंचायत की जनता ने चुना है तो एक आशा और उम्मीद भरी किरणों से चुना है कि वहाँ भी अगर ये रहेंगे तो मजबूती के साथ रहेंगे और मजबूती के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना दावा पेश करेंगे। तो हम वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्द लड़ाई निर्णायक मोड़ में है। कोर्ट में भी अब जांच के लिए कमेटी बैठ रही है। हो सकता है 2 साल से पहले अध्यक्ष को हम लोग हटवा दें, चूँकि विशेष बैठक के लिए लगातार लिख के दिया, वो नहीं बुलाएं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, कभी अलग से इंटरव्यू करेंगे जिला परिषद पे, जिला परिषद सदन में, तब आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के किस दलदल में फंसा हुआ है जिला परिषद। और पिछले 60 साल से जिस दलदल में जिला परिषद सदन फंसा हुआ है, उस दलदल से निकालने के लिए कम से कम 1 साल तो चाहिए। सागर जी, आपको मिथिला राज की ज़रूरत क्यों पड़ी और आप लोग दिल्ली पहुँचे और वहाँ से क्या परिणाम आया? कुछ लोग कहते हैं जो मिथिला राज की ज़रूरत ही क्या है, कुछ लोग बिहार में ही रहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे भैया, हम कहाँ मिथिला राज मांग रहा, हम मिथिला राज तो मांग ही नहीं रहा। और किनको लग रहा है कि बिहार में रहने की ज़रूरत है, वैसे वो लोग हैं जो दिल्ली में जाके 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं, गर्मी में झुलसते रहते हैं, सही समय पे खाना नहीं खा पाते हैं, और उनके माँ बाप जब पानी के लिए तरसते हैं तो वो पानी नहीं दे पाते हैं। मजबूरी है पापी पेट का। हम कह रहे हैं 2015 से लगातार जी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा गया मिथिला में जी कि भाई मिथिला का विकास करो, तमाम चीनी मिलों को खोलो, जूट मिल को खोलो, पेपर मिल को खोलो, सूता मिल को खोलो, यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, पंडोल में इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको खोलो। तो 2015 से 2021 तक हम लोगों ने इस बात के लिए लगातार केंद्र और राज्य की सरकार को सचेत किया कि भैया हमारे क्षेत्र का विकास करो, हमारे क्षेत्र में IIT होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी IIIT होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी IT पार्क होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी ग्लास ब्रिज होना चाहिए। नहीं समझे? तो हम लोगों ने पिछले 7 साल 8 सालों में लगातार इस बात के लिए लड़ाइयाँ लड़ी कि भैया मेरे क्षेत्र का विकास तुम कर दो। मिथिला विकास बोर्ड का डेवलपमेंट, मिथिला विकास बोर्ड की बात हम लोगों ने किया। हम लोग कहें कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोगों को बनाओ, बाढ़ सुखाड़ से स्थायी समाधान कैसे हो, इस मुद्दा पे सरकार सोचो। अब आप ही बताइए, पिछले 6 साल 7 साल से जो संगठन लगातार पुलिस की लाठियाँ खाया है, जेल गया है, लगातार आंदोलन किया है, अनशन पे बैठा है, भूखे पेट रहा है, किसके लिए? अपने लिए रहा, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, छात्रों के लिए, जिसने छात्र हित में लड़ाइयाँ लड़ी है। हम बताते हैं कि पिछले 7 सालों के संघर्ष के बाद हम लोगों को यह एहसास हुआ कि सही मायने में मगधिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण आपके पास यह है कि एक तरफ ग्लास ब्रिज बनता है और एक तरफ यहीं से 20 किलोमीटर दूर जाके आप देखिए कि लोग अभी भी चचड़ी पुल पर चलने को मजबूर हैं। 800 करोड़ में स्टेडियम बनता है, 800 करोड़ में 2 चीनी मिलें चालू हो जाएगी, मिथिला क्षेत्र समृद्ध हो जाएगा। कभी कभी 38 चीनी मिलें यहाँ हुआ करती थी। आप जहाँ बैठे हैं उसके इर्द गिर्द 20-25 किलोमीटर के दायरे में 3-3 चीनी मिलें हुआ करती थी, सबको बंद कर दिया। और जब हम लोगों ने विकास की बात कही तो विकास की बात क्या करेगा? आज देखिए मिथिला बिहार में जो 17 सबसे पिछड़े जिले हैं, गरीब जिले हैं, उसमें
मिथिला है। बिहार का सबसे गरीब जिला जो है शिवहर, वो मिथिला में पड़ता है। तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोग केवल मगध की विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले मिथिला राज्य नहीं मांगे थे, याद कीजिए आप लोग। हम लोग पहले मिथिला के विकास की बात कहते, क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि अरे भैया ये तो चाहता ही नहीं है कि मिथिला का विकास हो, मिथिला तो मजदूर जोन बन के रहे, यहाँ के नौजवान मजदूरी करे, दिल्ली बम्बई पंजाब जाकर मजदूरी करे, गुजरात जाके बम्बई जाके मजदूरी करें, धन रोपाई करें, इनका शोषण हो, जनसाधारण एक्सप्रेस दे। बताइए, जिस समय पूरे भारतवर्ष ने कभी ट्रेन की पटरियां नहीं देखी थी, उस समय मेरे दरभंगा महाराज के पास प्राइवेट ट्रेन लाइन था, जब गुजरात में ट्रेन की पटरियां नहीं लगी थी। और आज आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो और हमें जनसाधारण एक्सप्रेस दे रहे हो, जिसमें मजदूर जो हैं गाय भैंस की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, आलू के बोरे की तरह आदमी पे आदमी चढ़कर दिल्ली बम्बई जाता है और वहां पे गालियां सुनने के लिए मजबूर है। तो इस स्थिति और परिस्थिति के बीच ना मेरा विकास कर रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है सब मगध में लगा दिया जा रहा है, तो हम क्या करें। इसीलिए अब हमको अलग मिथिला राज्य चाहिए, हमारी अपनी सरकार होगी, हम अपने आप को नीति निर्धारण में रखेंगे और हम तय करेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे। सागर जी, लेकिन दरभंगा, मधुबनी, सहरसा इतना ही से आपको मिथिला राज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पूर्णिया से शुरुआत करनी होगी और जहाँ तक है सभी को मिथिला में आपको सब जन जन करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, उसके बाद मिथिला राज संभव हो पाएगा। आज से नहीं, कतेक साल से लगे हुए हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरुष भी लगे हुए थे, लेकिन सब मिथिला नाम के संगठन तो लेके आए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों उनको पेट भरता गया संगठन टूटते गया। और आप लोगों का जो संगठन है MSU, वो लगातार 8-9 साल से कार्यरत हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप लोग सुधार लाते हैं। कभी कॉलेज को लेकर के सुधार देखा गया है, तो कभी आप मिथिला राज को लेकर के सुधार में लगे हुए हैं, पलायन रोकना चाहते हैं और सरकार कुंभकर्ण की निंदा में सोया हुआ है। क्या लगता है आपको, पलायन रोक देंगे आप लोग? अरे भैया, आप बोले पूर्णिया में अविनाश कुमार मिश्र हम लोगों के जिलाध्यक्ष है जी और आपको बता दे, पूर्णिया में भी कभी एयरपोर्ट हुआ करता था जी। पूर्णिया में भी बनमक्की चीनी मिलें हुआ करती थी। हमारा संगठन पूर्णिया में भी है, सहरसा में भी है, सुपौल में भी है, किशनगंज में भी है, अररिया में भी है, कटिहार में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है, मधुबनी में भी है, सीतामढ़ी में भी है, पूर्वी चंपारण में भी है, पश्चिम चंपारण में भी है। हम लोग BRBU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, हम बेगूसराय में सिमरिया घाट के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। तो लगातार मिथिला क्षेत्र के, अब बताइए, जो आंदोलन पिछले 100 साल से चल रहा है, जिसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, जिसका सामाजिक अपना आधार है, जिसका अपना भौगोलिक जो है सो एक क्षेत्र है, भौगोलिक एक क्षेत्र है, और इतिहास में जब मिलता है, जब बिहार का अस्तित्व नहीं था तब मिथिला हुआ करता था, तो कहाँ से अनौचित्य मांग है। और बात रही पलायन रोकने की, भैया पलायन कैसे नहीं रुकेगा। आप देखिए ना, 800 करोड़ में एक क्रिकेट स्टेडियम बनना है, उससे क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है वहाँ पे। लेकिन 800 करोड़ में 3 चीनी मिलें चालू हो जाएगी। आप कहिएगा कि नया चीनी मिल नहीं बनना है, जाके देखिए यूपी में। सही बात है। इस बार भी योगी जी धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने नया चीनी मिल बनवाया है, जो पुरानी चीनी मिल बंद पड़ा था उसको चालू करवाए हैं योगी जी। इच्छा शक्ति की बात है। आप करोड़ों में ग्लास ब्रिज बना रहे हो, क्या फायदा है भैया ग्लास ब्रिज का? तो ये कुंभकर्ण की निंदा में सोया हुआ सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार कुंभकर्णीय निंदा में नहीं सोई हुई है, तो फिर कुंभकर्णीय निंदा में जनता सोई हुई है। जो सोता है उसी के घर में चोरी होता है। तो मिथिला के लोग पिछले 30 साल 40 साल से सोए हुए हैं, और सोए हुए हैं इसीलिए, और नेतवा मगधिया सब तो जगा हुआ है। हाँ। ये लोग जगा हुआ है और हम लोग सोए हुए हैं। हम लोगों के घर में चोरी हुआ है क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं। तमाम चीनी मिले चुरा कर लेके चला गया ये मगधिया सरकार, नीतीश हो या लालू जी हो। तमाम एयरपोर्ट हमको बंद कर दिया था, तमाम अस्पतालों की हालात जर्जर हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में कभी शिखर पे रहने वाला यह क्षेत्र आज शिक्षा के मामले में कहाँ पे है? तो सरकार तो जगी हुई है, सोए हुए हैं हम मैथिल जन। इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग मैथिल जन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुखद बात यह है कि मैथिल अब जग रहे हैं, वो प्रवासी मैथिल हो या स्थानीय मैथिल हो, सब लोग इस बात के लिए अब दृढ़ संकल्पित हैं कि अब हमें अलग मिथिला राज्य चाहिए। सागर जी, अब आपका आखिरी क्वेश्चन,
आप बेनीपुर से जिला परिषद चुने गए हैं और आपको 1.5 साल हो गया। अब लगातार आपकी जो मुद्दाएं हैं हर जगह आपसे, मतलब आप कहते थे हम सरकारी कर्मचारी की तरह किसी की तरह नहीं होंगे, हम अपना समय पंचायत भवन पे देंगे, अलग अलग जगह देंगे, जनताओं की वादा को सुनेंगे, जनताओं की बातों को सुनेंगे। क्या अभी तक आपने ये सब सुन पाए हैं या फिर बड़ी बड़ी आप जिला परिषद की तरह वादा ही करके अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरा उम्र कोई 40 साल 50 साल का हुआ नहीं है। आप जो- एक नौजवान साथी हैं। जो हम कोई वादा कर ले उस वादा को नहीं निभाए। मुझे अभी 30 साल 40 साल, अगले 30 साल 40 साल 50 साल इन्हीं लोगों के बीच में जाना है, जिन लोगों से मैंने विभिन्न मुद्दाओं पे वोट मांगा था। पहले भी मैंने बताया है कि बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सक्रियता नहीं है। हर क्षेत्र से जहाँ से भी फ़ोन आता है, जहाँ भी कोई समस्याएं होती हैं, जहाँ भी लोगों को कोई दिक्कत होता है, उस दिक्कत को लेकर तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन ज़िला परिषद में जो मूल ज़िला परिषद है, जिस व्यवस्था में हम गए हैं, वह व्यवस्था ही बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे बेहतर सुविधा लोगों को दे पाएंगे। हम पहली लड़ाई वहाँ लड़ रहे हैं जिस लड़ाई के बारे में समय समय पर आप लोग अवगत भी होते हैं, अखबार के माध्यम से हो, आधुनिक संचार के माध्यम से हो। तो निश्चित रूप से जिस सोच और उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, उस सोच और उम्मीद पर खरा उतरूंगा, यह 100% दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। नमस्कार साथीगण, मैं सागर नवदिया, जिला परिषद सदस्य बेनीपुर, सह मिथिलावादी कार्यकर्ता। आप तमाम लोगों से, खास करके बेनीपुर के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि यह जो चैनल है, इस चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और इस पेज पे आने वाली तमाम गतिविधियों को आप अपनों के पास पहुंचाएं शेयर के माध्यम से। क्योंकि आधुनिक संचार के इस युग में अब आप कल का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि कल अखबार आएगा तब मेरे पास खबरें होगी। इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ आपको आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आपके मुद्दों से जुड़ा हुआ, आपके चीज़ों से जुड़ा हुआ, आपके आसपास के तमाम गतिविधियों का तरोताज़ा खबर देखने को, सुनने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग बने रहें इस चैनल के साथ, मेरा यही आग्रह और निवेदन है।